वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। क्लास 10th की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम शिवम सर आज सभी को आज पढ़ाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें बात करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यानी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो जाएँ, तभी हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। चूँकि ये सेशन जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए परीक्षा की दृष्टि से। और ये चैप्टर 2 है, ठीक है। अगर चैप्टर के हिसाब से बात करें तो ये हमारा चैप्टर 2 है और चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा, आज एंड हो जाएगा। तो कल से चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 भी मान के चलिए थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। 4 यानी कि इस तरीके से हमारा मान के चलिए 1 महीने का सिलेबस है। लगभग 1 महीने के अंदर मैं सभी को समाप्त कर दूंगा, फिर रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें फटाफट और सभी को बता दें। जो बच्चे अभी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं उनको बता दें और लिंक सेंड कर दें, ठीक है। शेयर ऑप्शन पर जाएँ, लिंक सेंड कर दें, ठीक है। जितने बच्चे शेयर ऑप्शन पर जाकर के लिंक सेंड कर दें, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी ने सभी कुछ कर दिया होगा, ठीक है। चलिए पहले आज हमारा चैप्टर, ठीक है, सेकंड का रहेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया कैसे जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है हमारा CaSO4, ठीक है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। अथवा ये भी कह सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइज डॉट H2O, ठीक है। ये दोनों फार्मूले याद रख लेना है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक होता है और इस टॉपिक से कभी कभी फार्मूला भी पूछ लेते हैं या फिर POP का फुल फॉर्म, ठीक है। तो POP का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके निर्माण की विधि क्या है कि जिप्सम को, ठीक है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है CaSO4 डॉट 2H2O। देखिए इसका फार्मूला और इसका फार्मूला लगभग के लिए सेम होता है। जिप्सम होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा सीमेंट, ठीक है। सीमेंट में जो होती है, मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो जम जाती है वो क्या होती है, सीमेंट, मतलब जिप्सम होता है। अगर ज़्यादा अच्छा जिप्सम है तो जल्दी सीमेंट जमेगी, ठीक है। अगर जिप्सम कम है तो सीमेंट देर में जमेगी। चलिए जिप्सम का सूत्र क्या होता है CaSO4 डॉट 2H2 होता है, ठीक है। अगर इस जिप्सम को हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है। किसको, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, यानी POP का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये जिप्सम है, इसको 120 डिग्री पर गर्म किया तो क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बन गया, ओके। यहाँ पर लिखा है कि CaSO4, ठीक है, के 2 इकाई अणु जल के 1 इकाई अणु के साथ साझेदारी करते हैं, अतः इसे क्या लिख सकते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। क्या लिख सकते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O। यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो CaSO4 था ये पहले यहाँ पर देखिए 2 है ना, 2 है। अगर 1 ले लेंगे तो जल की मात्रा आधी हो जाएगी। तो 1 जल है, अब बचा हमारे पास आधा, तो इसलिए हमने क्या लिखा है हाफ H2O, ठीक है। क्या लिखा है, हाफ H2O लिखा है। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद चूरनुमा होता है। चूरनुमा माने रवेदार होता है, ठीक है। आगे क्या है कि जल का प्रभाव, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर जल का प्रभाव देख लेते हैं। तो POP पर जल क्या काम करता है, सोख लेता है, यानी जल जो होता है POP में अगर डाला जाएगा तो तुरंत ही सोख लेगा, ठीक है, और जिप्सम बना लेता है, ठीक है, जो कड़ा हो जाता है। यह पूरी क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं, यानी सीटिंग कहते हैं, ठीक है, सेटिंग कहते हैं। अब देखिए POP आप लोग देखते हैं सभी के घर में पुट्टी होती है, वहाँ पर पानी जैसे मिलाए जाते हैं तो कुछ देर में वो जम जाता है, तो जमने में वो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमने का यह गुण अत्यंत उपयोगी होता है, ठीक है। अत्यंत उपयोगी, भाई POP हम लोग पुट्टी करवाते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, पानी मिलाया जाता है, तुरंत ही वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, यानी जम जाता है। चलिए बहुत अच्छे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लिखा हुआ है, इसको जैसे जल में मिलाएंगे तुरंत ही क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, ठीक है, जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम को जैसे ही गर्म कर देंगे 120 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। चलिए आगे ऊष्मा का प्रभाव देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर कैसा पड़ता है। तो POP को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर उसमें उपस्थित सब क्रिस्टलन जल, ठीक है, क्रिस्टलन जल जो अलग से जल है, ठीक है, वो निकल जाता है, ठीक है, निकल जाता है, तथा प्राप्त पदार्थ को मृत ज्वलित कह देते हैं, यानी मृत ज्वलित माने वो डेड बर्न्ड के रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम सल्फेट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये हमारा POP था, प्लास्टर ऑफ पेरिस था, इसको हमने क्या किया 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया तो कैल्शियम सल्फेट बन गया और जल बाहर निकल गया। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग,
मृत ज्वलित कहेंगे, डेड बर्न्ड कहेंगे, ठीक है। और ये आप सभी को पूरी मैकेनिज्म याद रखनी है, क्योंकि ये मैकेनिज्म का आपको याद होगी तो आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाना, ठीक है, ये भी बता सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरीके से बनती है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया था तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट और जल बनता है। ये आप सभी को याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये चीज़ें आप सभी को याद कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जब 400 डिग्री से अधिक पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। अब वहाँ पर जो कैल्शियम सल्फेट बचा है इसको भी 400 डिग्री पर गर्म कर देंगे तो किसमें हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, ठीक है, CaSO4 ये जो है, ठीक है, इसको अगर हम लोग 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमको याद कर लेना है। चलिए इसके उपयोग देख लेते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो हमारे हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने के काम में POP आता है। नंबर 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस से खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती हैं। नंबर 3, प्लास्टर ऑफ पेरिस से चाक बनाने का काम होता है। नंबर 3, कागज़ के कारखानों में उपयोगी होता है। नंबर 5 है कि दांतों के प्लास्टर बनाने के काम में क्या आता है, POP, ठीक है, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रख लीजिएगा। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इस पार्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं ये सभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इस पार्ट से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, सभी लोग को मजा आ रहा है ना, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न लिखा हो कि वह पदार्थ, ठीक है, इसमें देखिए टॉपिक वाइज है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ, बात करें। चलिए वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जा सकती है क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये रिवीजन है, ठीक है, ये रिवीजन है और बहुत अच्छा रिवीजन रहेगा आपके लिए, ठीक है। पाठ खत्म हो रहा है, आप रिवीजन करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ कि किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है, इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। जब किसी वैद्युत अपघट्य में के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करा दें, वो उसका अपघटन हो जाए, टूट जाए, तो क्या कहलाता है, वो वैद्युत अपघटन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटन कहलाता है। आगे स्वांटे आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर वह दो आविष्कृत कणों में टूट जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन या फिर आयनन कहा जाता है, ठीक है। वैद्युत वियोजन या फिर आयनन कहा जाता है, ठीक है। कोई वैद्युत अपघट्य ले लेंगे, ठीक है, वैद्युत अपघट्य लेने पर क्या हो जाए, ये भी एक वैद्युत अपघट्य है, इसको जल में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, दो आविष्कृत कणों में टूट जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, आयनन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं, बहुत अच्छे। चलिए आगे है कि आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है, यानी कि जो हमारे आविष्कृत कण बने वो आपस में मिलकर के उस यौगिक का निर्माण भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर वैद्युत अपघट्य के अणुओं तथा आयनों के मध्य साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, ठीक है, साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। चलिए अगला है कि किसी वैद्युत अपघट्य के अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है वह क्या कहलाती है, आयनन की मात्रा कहलाती है। आयनन की मात्रा निकालने का सूत्र बताया था, ठीक है। आयनन की मात्रा निकालने का सूत्र है, जितने टूटे हैं अणु ऊपर रखो और कुल अणु नीचे रखो, कितने थे बस उसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आयनन की मात्रा परसेंटेज निकालने के लिए उसका गुणा 100 से करा दो, ठीक है, गुणा 100 करा दो तो आयनन की मात्रा का प्रतिशत निकल आएगा, बहुत अच्छा। चल आगे देख लेते हैं। लिखा है कि आयनन की मात्रा वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर होती है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर होती है, विलयन के सांद्रण पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, विलयन के सम आयन, ठीक है, पर निर्भर करती है, ठीक है। विलयन की प्रकृति, सॉरी वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, वैद्युत अपघट्य कैसा है हमारा, ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य या प्रबल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य कम आयनन करेगा, प्रबल वैद्युत अपघट्य ज्यादा आयनन करेगा। विलायक की प्रकृति कैसी है, ठीक है, विलायक की प्रकृति कैसी है, विलायक की प्रकृति माने अगर जल है तो ज्यादा आयनन होगा, अगर कोई अन्य विलायक है तो कम आयनन होगा। विलयन का सांद्रण, अगर विलयन तनु है तो ज्यादा हमको प्राप्त होगा क्या, आयनन, अगर विलयन सांद्र है तो हमको
क्या प्राप्त, ठीक है, जो आयनन है वो कम प्राप्त। बहुत अच्छा। चलिए आगे लिखा हुआ ताप, टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे, आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी, ताप को घटाएंगे, आयनन की मात्रा घट जाएगी। विलयन में सम आयन प्रभाव, अगर एक ही प्रकार के कई सारे आयन हैं, जैसे ठीक है एक ही प्रकार के कई सारे आयन हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सम आयन प्रभाव हो जाता है। ठीक है, जैसे प्लस प्लस 2 आयन मिल जाए या ज़्यादा आयन हो जाए या माइनस माइनस कई प्रकार के आयन हो जाए तो वहाँ पर सम आयन प्रभाव हो जाता है, इससे आयनन की मात्रा घट जाती है। ठीक है, आयनन की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन धनायन देते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। किसके अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। अगला कि आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी OH आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, भस्म कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, भस्म कहलाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, आधुनिक अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन डोनर। ठीक है, क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन डोनर। ठीक है, ये प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं, एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। चलिए ठीक है, तथा भस्म में क्या होते हैं, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर को क्या कहेंगे, भस्म कहेंगे। ठीक है, आधुनिक परिभाषा के अनुसार हमने सभी को पढ़ाया है, आई होप सभी को याद होगा, आई होप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणों को पीएच कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहा जाता है, पीएच मान कहा जाता है। ठीक है, इसको किसने दिया था, सरेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, सरेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किस सन में दिया था, आप लोग कमेंट करके बताएं। जो बच्चे देख रहे हैं, पीएच मान की अवधारणा सरेंसन ने किस सन में दिया था, आप लोग बताएं। ठीक है, किस सन में दिया था, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। चलिए, जिस पदार्थ का अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। सूचक का मतलब इंडिकेटर। इंडिकेटर माने हमको इंडिकेशन प्रदान करते हैं और बताते हैं कि ये पदार्थ हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है। ठीक है, कैसे, जब उनको उसमें डुबोया जाता है और उनका कलर चेंज होता है। ठीक है, तो ये कलर चेंज करके बता सकते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन उदासीन है। ठीक है, चल अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, प्रकृति संक्षारक होती है, जल में विलय होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल करने का काम करते हैं। चलिए, क्षार स्वाद में तीखे होते हैं, प्रकृति संक्षारक होती है, ये भी जल में विलय होते हैं, ये क्या काम करते हैं, लाल लिटमस को नीला करने का काम करते हैं। चलिए, जल में विलयन। ठीक है, जलीय विलयन में वह अभिक्रिया जिसमें H+ तथा OH- आयन आपस में मिल करके जल बनाते हैं क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, जब एसिड और बेस, ठीक है, एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो साल्ट और जल का निर्माण होता है। ठीक है, साल्ट और जल का निर्माण होता है, यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, ये हमने आप सभी को क्लियर कराया था। चलिए आगे है कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है, अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार तनु विलयन में परस्पर उदासीनीकरण से अवशोषित ऊष्मा को, उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। चलिए, जो बच्चे वीडियो को अभी तक शेयर नहीं करे हैं या दूसरे को बताया नहीं है तो फटाफट बता दें, जिससे कि सभी बच्चे एंजॉय ले सके, पढ़ाई कर सकें। ओके, चलिए अगला है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिक्रियत होकर क्षारीय, अम्लीय व उदासीन विलयन बनाता है, लवण का जल अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है, लवण का जल अपघटन कहलाता है। ये मैंने आप सभी को पढ़ाया था। बहुत अच्छे, आगे बात कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। ठीक है, Na2CO3.10H2O, 10 को डेका बोला जाता है। ठीक है, 10 को डेका बोला जाता है। अभी मैं आप सभी को जब लास्ट चैप्टर होगा तो उसमें समझाऊंगा। ठीक है, नामकरण, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में ये सभी चीज़ क्लियर हो जाएगी। 10 को क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, नामकरण कैसे करते हैं, आपको सभी समझ में आ जाएगा। चलिए, निर्माण में प्रयोगशाला विधि देख लेते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अधिकता में प्रवाहित कराया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। औद्योगिक निर्माण की 2 विधियाँ होती हैं, एक को लिबलैक विधि कहते हैं, एक को साल्वे अमोनिया सोडा विधि कहते हैं। चलिए, ये 2 विधि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे क्या है, ऊष्मा का प्रभाव। तो क्रिस्टलन जल
जल क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। ठीक है, जैसे ये जल है, इसमें टेम्परेचर डालेंगे तो ये हट जाएगा और Na2CO3 बचेगा, सोडियम कार्बोनेट ही बचेगा। अच्छा, इसमें क्या, जल अपघटन। जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, जल निकलने के फलस्वरूप इसमें इसका जलीय विलयन कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। अधिकांश अधिकांश धातुओं के लवण सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया करके धात्विक कार्बोनेट का अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, किसका अवक्षेप बनाते हैं, धात्विक कार्बोनेट का अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, यह सभी लोग को याद रखना है। चलिए, सोडा, खाने वाला सोडा की बात कर लेते हैं। सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र होता है NaHCO3 होता है। प्रयोगशाला में इसको निर्माण कैसे करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या प्रभावित करा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करा देंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। चलिए, ऊष्मा का प्रभाव कैसे होता है, सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जैसे ही इस पर टेम्परेचर लगाते हैं तो जल बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और सोडियम कार्बोनेट हमको प्राप्त हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। आगे है कि प्रबल अम्लों से अपक्रिया करके यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जब एसिड से अपक्रिया करा जाता है तो हमको, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। ठीक है, कौन सी गैस निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। चलिए, विरंजक चूर्ण की बात कर लेते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की बात कर लेते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका, CaOCl2 होता है। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड क्लोराइड होता है। ठीक है, आगे क्या है कि विरंजक चूर्ण को शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अपक्रिया से बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की रिएक्शन करा दिया जाता है तब बन जाता है। ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है शुष्क बुझे हुए चूने का। ठीक है, इसके निर्माण की दो विधियाँ होती हैं, एक को हेजन क्लेवर विधि बोलता है, एक को बैचमान विधि बोला जाता है। कल हमने सभी को समझाया था अच्छे तरीके से। चलिए, जल के साथ अभिक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है जो कि विरंजक का काम करती है। ठीक है, हमने अभी आपको कल ही समझाया था। चलिए, इसका उपयोग विभिन्न पदार्थों के रंग उड़ाने के काम में आता है तथा जीवाणु रहित बनाने में, जल को जीवाणु रहित बनाने के काम में आता है। क्या काम में आता है, ब्लीचिंग पाउडर काम आता है। ठीक है, चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर ले, अभी मैंने पढ़ाया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। चलिए, इसका आगे बात कर लेते हैं कि जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है जो कि कैसा होता है, हार्ड होता है। चलिए, आगे क्या है, यह अस्पतालों में टूटी हड्डी को जोड़ने के काम में, प्लास्टर चढ़ाने के काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक का वीडियो था। जैसे वीडियो ख़त्म होगी सभी के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर PDF पहुँच जाएगी। PDF जिसके पास नहीं पहुँच रही है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करें जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, मैंने कल बात किया था आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए, तो फिर बता देता हूँ। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर सर्च करना है क्या, टेलीग्राम, TELEGRAM, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है। ठीक है, टेलीग्राम आएगा, उसको लोड कर लीजिए, वहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए अपने मोबाइल नंबर को, और ऊपर जहाँ पर सर्च का ऑप्शन आता है वहाँ पर आपको सर्च करना है DLED PDF स्टडी को सर्च करना है। वहीं पर आपको जितने भी PDF हैं वो ज़िंदगी भर के लिए मिल जाएंगी, कभी डिलीट नहीं होंगी और हमेशा मिल जाएंगी। वैसे तो व्हाट्सएप के जरिए सभी को मैं सेंड ही कर रहा हूँ। ठीक है, दिक्कत मत लेना, कोई दिक्कत है, जो नहीं कर पाएगा उसके मोबाइल पे ग्रुप पे, ठीक है, ग्रुप पे मैं व्हाट्सएप से सेंड कर दूंगा। ठीक है, आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, कमेंट में बता के जाइएगा कि वीडियो कैसा लगा। एक दूसरे को शेयर करिए, ठीक है, जिससे सभी लोग इससे जुड़ें, और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, जिससे कि बहुत बच्चे इससे जुड़ सकें। ठीक है, तो जाते जाते आप सभी को बता दूँ, लेता हूँ आपसे अलविदा। ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। ठीक है, और कल सभी लोग 8 बजे 8 PM पर, ठीक है, सभी लोग आ जाइएगा। चलिए, गुड बाय सभी को, गुड इवनिंग, गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।